नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालचार आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2023 का दावेदारों का आगाज हो चुका है। दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल, इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह जी बिंडर से मुलाकात करने। जानते हैं कि इनके द्वारा वल्लभनगर विधानसभा में किस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह से इनका दौर चल रहा है। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम जानना चाहेंगे कि जनता सेना इस बार किस तरह से वल्लभनगर की जनता के दिलों पर राज करने वाली है। देखिए, जनता सेना तो पिछले कई सालों से काम कर रही है और जनता भी जनता सेना को पहचानती है। अभी तो हमने एक नया तरीका जनता से संपर्क करने का ढूंढा है। वो ये है कि हम चुनाव के टाइम पे भी और वैसे भी हर गांव में नहीं जा पाते। तो अब की बार हमने ये तय किया कि हमारे करीब 700 गांव हैं वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो हम उन सभी गांवों में जाएंगे, चाहे वो 10 घर का एक फड़ाई हो, 5 घर का फड़ाई हो, हर जगह हम जाएंगे। वहां पर उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं में ऐसी कौन सी जो अभी हम लोग उसको वापस सही करा सकते हैं और ऐसी कौन सी जो परमानेंट है, जिसका बहुत लंबा एक समाधान की जरूरत है। तो उसके लिए हम उसको नोट कर रहे हैं। तो उसको हम बाद में, जब चुनाव के बाद में हम जीतेंगे, उसके बाद में उस काम को हम करेंगे। सर, चुनाव का सभी अपने अपने एजेंडे लेके चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस अपने एजेंडे लेके चल रही है, बीजेपी अपने एजेंडे लेके चल रही है, तो जनता सेना इस बार क्या एजेंडा लेके विधानसभा चुनाव में अपने कुछ करने वाली है? देखिए, हमारा एजेंडा तो शुरू से सेवा करने का रहा है। किस तरह से आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, किस तरह से उसको अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने में हम मदद करें, किस तरह से उसकी जो समस्या है उसका समाधान करें, यही हमारा एजेंडा रहा है और हम उसी एजेंडा पे काम करते हैं। मुख्य तौर पे जैसे अगर आपको जैसे वापस जनता सेना को अगर वल्लभनगर की जनता अपने दिलों में बसाती है, तो आप उनके लिए ऐसा मुख्य एजेंडा क्या लेके चल रहे हैं जो आपके ऊपर वो विश्वास करके खरी उतरेगी? देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की, पेयजल की। उसके समाधान के लिए किसी ने कुछ अब तक नहीं किया। अभी जो अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा जल जीवन मिशन चालू किया गया, उसमें भी हमारे बहुत कम गांवों को लिया गया और जहाँ पर लिया गया है उसमें भी पूरी तरह से उन गांवों को जोड़ा नहीं गया है और अभी चालू भी नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ पर पानी वैसे है नहीं, क्योंकि ट्यूबवेल्स होते हैं, हैंडपम्प्स होते हैं, गर्मियों में सूख जाते हैं। तो कई सालों से हमारे यहाँ टैंकर चलाने पड़ते हैं गर्मियों में। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें 154 गांवों को हमने पानी पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई थी। उसका मैंने पिछले कार्यकाल में डीपीआर भी वसुंधरा जी से डीपीआर के लिए पैसे सैंक्शन करवाए थे। डीपीआर भी बन गई थी, लेकिन हमारा राज चला गया तो उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि वो जो कसोटिया बांध है, उस कसोटिया बांध को हम आते ही सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यह रहेगी कि कसोटिया बांध जो है उसको बनवाएं, ताकि हमारे गांवों की पीने की समस्या दूर हो सके। इसी तरह से 2 और बांध हमारे यहाँ पर है। रानी डुंगला बांध है, वहाँ से भी हम 4-5 पंचायतों को पानी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हमारे सातोड़ी एनीकट है माल की टूस के पास, वहाँ से भी 4-5 पंचायतों को पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि जैसलमेर की जो पाइपलाइन आ रही है, उसमें कुराबड़ क्षेत्र को हम लोग शामिल कराने के लिए हर पंचायत उसमें शामिल हो, इसका प्रयास करेंगे। अभी सरकार ने क्या किया है कि जो जल जीवन मिशन में कुछ गाँवों को लिए, बाकी को उनको छोड़ दिया जाखम परियोजना की, जबकि जाखम का तो अभी प्रोजेक्ट कहीं हुआ ही नहीं शुरू, उसके लिए विचार भी नहीं हुआ, उसके लिए कोई अमाउंट भी सैंक्शन नहीं हुआ, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। और इन्होंने इसमें लिख दिया कि ये जो गाँव है जाखम से पानी आएगा तब होगा। इसका मतलब उसका कोई अभी तक आगे से पीछे तक कोई पता ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि कसोटिया बांध बन जाएगा तो उससे हम लोग इस पानी को पहुंचा पाएंगे सब जगह। सर, अब जिस तरह से पानी की समस्या आपने बताई थी आपकी विधानसभा के लिए, साथ में रोजगार को भी लेके, क्योंकि रोजगार तो पूरे राजस्थान में या पूरे भारत में कह सकते हैं हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, तो युवाओं के रोजगार के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, रोजगार के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले मैं अहमदाबाद भी गया था, वहाँ पे कुछ बिजनेसमैन है, उनसे भी मिला था। उनको यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए मैंने तैयार किया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एरिया में आए, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाए। और दूसरा ये कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, हम लोग उनको भी अब मजबूर करेंगे कि कम से कम 75% लोग जो है तो हमारे यहाँ के लिए, जैसे सिंघानिया कॉलेज है, वहाँ पर हमारे यहाँ के बहुत कम लोगों को ले रखे हैं।
जो फैक्ट्रियां हमारे बटेवर क्षेत्र में लगी हुई है, वहां पर हमारे क्षेत्र के लोगों को ले ही नहीं रखा है। सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें हमने काफी लोगों को लगवाया है और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लगे, तो रोजगार के लिए हम लोग ये करने वाले हैं। पर रोजगार की बात भी हो सकती है। अब शिक्षा को लेके, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है हमें, आज अगर युवा शिक्षित हुआ तो कल का भविष्य सुधरेगा पूरे भारत का, राजस्थान की नहीं अभी तो पूरे भारत का। तो शिक्षा के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, शिक्षा के लिए अभी की सरकार ने जिस तरह से स्कूल, अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की घोषणा कर दी, चालू कर दी है, उसमें न तो शिक्षक है, न वहां पर बैठने के लिए व्यवस्था है। आज भी जर्जर अवस्था में पुराने भवन हैं, उनके लिए बार बार स्कूलों को बंद करते हैं, बीओ को बुलाते हैं, विधायक भी आते हैं, घोषणा कर जाते हैं कि 7 दिन में स्थिति सुधर जाएगी, कुछ नहीं सुधर रही। आपने अभी 2 दिन पहले न्यूज सुना होगा कि वहां कोई फंक्शन हो रहा था, एक पोल टूट गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों कर रहे हो? सरकार की कमजोरी है। हर जगह, पूरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में हर स्कूल में यही हालत है। तार नजर आते हैं आरसीसी के नीचे से, वो कभी भी गिर जाएगा, बड़ा हादसा होगा, तो फिर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दोगे? आप उसको काम करवाओ, उनको कमरों को ठीक करवाओ, वहां पर व्यवस्था करो कि बच्चे बैठ सके। दूसरा, टीचर्स ही नहीं है, सब्जेक्ट टीचर्स का बहुत टोटा है। और अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोल दिया, वहां पर इंग्लिश के टीचर्स ही नहीं है। और हमारे यहाँ भिंडर में तो ऐसा है कि एक बहुत अच्छा स्कूल, गर्ल्स स्कूल था, उसको इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में कर दिया। और गर्ल्स स्कूल जिसमें कि हमारे यहाँ पर इतनी लड़कियां पढ़ रही थी, उनको सूरजपुर स्कूल में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ पर 4-5 कमरे ही है, वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं, और वहां पर 12th का स्कूल शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से निर्णय हुए इस सरकार में, जो बहुत गलत है। पढ़ाई के लिए कमरे भी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर्स चाहिए, तभी जाकर पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। और उसके हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सही हो। उच्च शिक्षा को लेके आप क्या? उच्च शिक्षा के बारे में हमारे कॉलेजेस खुल गए हमारे यहाँ पर, अभी इस सरकार ने भी खोले हैं, लेकिन जैसे भिंडर में खोल दिया है कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस तो हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन वो गर्ल्स कॉलेज खोला खाली। अब प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लड़कों को तो जाना ही पड़ेगा, और लड़कियों को भी जो बेहतर होगा उसी में जाएंगी वो। तो अभी जो यहाँ पर अभी भिंडर में जो गर्ल्स स्कूल खुला है, उसमें गर्ल्स ही हैं, और बॉयज के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो बॉयज को तो बेचारों को मजबूरन किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा, उदयपुर जाना पड़ेगा। अगर आप जैसे जनता आपके ऊपर विश्वास करती है तो आप क्या करते हैं? नहीं, मैं चाहूंगा कि भाई ऐसे स्कूल, कॉलेजेस हों जिसमें दोनों बच्चे बच्ची दोनों पढ़ सके। तो उससे क्या होगा कि उनको सस्ता एजुकेशन उपलब्ध होगा। जिस तरह से आपने बताया था जन संवाद यात्रा वो चल रही है, तो किस तरह से जनता का रुझान है? जनता का रुझान बहुत अच्छा है, और कई जगह लोगों ने यह भी कहा कि आप पहले आदमी हो जो हमारे गांव में आए हो, क्योंकि हर गांव में कोई नेता नहीं जाता। और बहुत सी जगह हमने समस्याओं से भी सामना किया, क्योंकि बहुत सी जगह पैदल भी जाना पड़ा, रोडें नहीं है। और बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर पानी नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर मतलब ये सोच लो आपके कोई कम्युनिकेशन का कोई स्रोत नहीं है। और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ राशन डीलर जो है बहुत दूर है, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर है। वहां से बेचारे कैसे राशन लेने आए, और फिर वो राशन डीलर मना कर देता है कि आज नहीं है, तो वो फिर गया। तो ऐसी पर समस्याएं जो है उनको हम लोग नोट कर रहे हैं, और उसका हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, उनको ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस और तीसरा मोर्चा भी शायद आरएलपी के भी चुनाव सामने, आपके 3 मोर्चा आपके सामने आने वाले हैं, और वल्लभनगर में लगभग 3 और चौथे जनता सेना है। तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, और वहीं अगर बात करें हम तो अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। तो उपलब्धियां वो अपनी सरकार की गिनाने वाले हैं और जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो फिर आपके सामने इस तरह क्या चुनौती आने वाली? ये चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं, क्योंकि जनता मुझे पहचानती, मैं 2 बार एमएलए रह चुका हूँ, मेरे काम को देख चुकी। और दूसरी बात ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो सब नए हैं, उनको अभी काम करने का अनुभव ही नहीं। हमारी जो कांग्रेस की विधायक है वो धड़ाधड़ घोषणाएं बहुत कर रही है, लेकिन उनका लागू नहीं कर पा रही। बहुत सी जगह कह के भूल जाते हैं, बहुत सी जगह घोषणा हो गई, उद्घाटन भी, शिलान्यास भी कर दिया, पर उसका अब उद्घाटन कब होगा ये पता नहीं, तो रोड काम चालू कब होगा ये पता नहीं। और दूसरी पार्टी में जो लोग हैं वो तो नए हैं सभी, उनको अभी काम का अनुभव नहीं है, और उनको जनता जानती नहीं है। तो मुझे जानती है, मेरे काम को देखा हुआ है, तो उस तरह से आकलन जनता खुद करेगी, उसमें हमको चुनौती कोई महसूस नहीं करती। हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, जो होगा वो जनता करेगी। आपने बताया था कि पूर्व में 2 बार भी आप जनता सेना से भी एक बार विधायक रह चुके हैं और एक बार बीजेपी से रह चुके हैं।
तो सर आपके कार्यकाल की ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जो एक बार जनता को पुनः याद दिलाना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी सभी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, तो आपका भी कार्यकाल की कुछ ऐसी विशेष उपलब्धियां बताएं जो जनता जानना चाहेगी। देखिए, मेरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ी जो कई सालों से लोगों की मांग थी, बिंडर और कानोड़ की तहसीलें बनना, वो मेरे कार्यकाल में हमने दोनों जगह घोषणा की। तीसरा, कुराबड़ में पंचायत समिति की मांग थी, क्योंकि गिरवा यानी कि उदयपुर जाना पड़ता था लोगों को, वो भी मैंने करवाया। इसके अलावा खेल कूद के लिए बच्चे क्योंकि खेल नहीं पाते हैं, कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मैंने खेल गांव अमरपुरा में बनवाया था, और उसमें हमने हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल और इसकी सबकी व्यवस्था की थी। उनको खिलाड़ियों को ठहरने के लिए कमरे भी बनवाए थे हमने, और हमारी ये मंशा थी कि अलग अलग खेलों के कोचेस को ला करके हमारे क्षेत्र के बच्चों को ट्रेन करके हम उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सके। लेकिन उसके बाद चुनाव हार गए, तो वो उसकी दुर्दशा हो गई है। वहाँ पर कोई देखभाल नहीं हो रही है, और ग्राउंड भी खराब हो गया है, वहाँ पे लाइट्स वगैरह भी नहीं है, और जो कमरे बनाए वो भी जीर्ण अवस्था में हो गए। हालांकि आप लगातार उदयपुर के जिला कलेक्टर महोदय को भी कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते रहते हैं, तो कहीं न कहीं जनता में तो आपकी पकड़ लगातार बनी हुई है। इसी बीच एक मुद्दे से हटके मैं बात करना चाहूंगा कि जनता सेना आपके सुप्रीमो हैं, तो आप उनसे चल रहे हैं, लेकिन पूर्व में आप बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि वो पुनः आपको इस बार टिकट देती है, तो आप चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे, जनता सेना से या बीजेपी से? देखिए, मेरे मन में कोई संशय नहीं। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो मेरे कार्यकर्ता निर्णय करेंगे। हमारी कोर कमेटी है, वो बैठेगी, विचार करेगी, और हमको जाना नहीं जाना उनके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं अपना कोई स्वयं का निर्णय नहीं लेता। हमारी पार्टी पूरी तरह से असल में डेमोक्रेटिक पार्टी, इसलिए वो निर्णय मेरे कार्यकर्ता लेंगे। आपके ऊपर आती है नहीं, मेरे ऊपर आएगी तो मैं पार्टी से पूछूंगा कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। वो कहेंगे कि हमको बीजेपी से जाना है तो बीजेपी में जाएंगे, नहीं जाना है अलग से लड़ना तो अलग से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 79 में आपने समय दिया, और आपके जिस तरह से एजेंडे बताए आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका दौरा बताया, और विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के भी आपने कुछ कार्य हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया। तो मैं इस दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल इस कार्यक्रम में बताना चाहूंगा कि जनता सेना के सुप्रीमो श्रीमान रणधीर सिंह जी हमारे बीच में थे। आपका एजेंडा क्लियर है कि आपको चुनाव लड़ना है। साथ ही हमने जो एक इनसे सवाल किया था कि पूर्व में बीजेपी से आप विधायक थे, अगर बीजेपी आपको एक बार पुनः अगर मौका दे देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपने साफ साफ बता दिया है कि हमारी पार्टी तय करेगी कि हमें बीजेपी में विलयन होना या है या नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।